इस कहानी की शुरुआत युवान डेमन सेक्ट के भीतर शियानवू कॉन्टिनेंट के डार्क रीजन से शुरू होती है। उसी एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को कैदी बनाकर रखा गया था और वह अपनी सीनियर सिस्टर से भीख मांग रहा था, जो उस पर दबाव बना रही थी कि वह उसकी जान बख्श दे। उसने मना कर दिया। उसके कान के करीब झुकते हुए यह साफ कर दिया कि दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। लाल कपड़े पहने और आंखों में हंसी लिए उसने उसे अपने पति के रूप में संबोधित किया और कहा कि यह उसकी ग्रैंड वेडिंग का दिन है, और पूछा कि क्या वास्तव में उसके पास अपनी कॉन्क्यूबाइन को ऐसे खाली कमरे में अकेला छोड़ने का दिल है। वह आदमी शियाऊ मू था। हालांकि स्थिति बेतुकी थी, वह वास्तव में एक ट्रांसमिग्रेटर और इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट था। लुची ने फिर उससे सवाल किया, यह पूछते हुए कि क्या उसकी कॉन्क्यूबाइन बॉडी अब उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसे अपने पति के रूप में संबोधित करते हुए अलग अलग भूमिकाएं निभाकर अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने वाली वह महिला निश्चित रूप से उसकी पत्नी नहीं थी। 1 साल पहले शियाओमू ने इस कॉन्टिनेंट पर एक फेमस रिच बेटे के शरीर में ट्रांसमिग्रेट किया था, और यहां तक कि राजवंश की एक राजकुमारी के साथ विवाह अनुबंध से बंधा हुआ था। जैसे ही वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाला था, सेंट युवान सेक्ट के राक्षसों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। उस समय उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैदी बनना तो सिर्फ शुरुआत थी और असली दुस्वप्न अब भी आना बाकी था। बाद में पता चला कि उसका प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन 9 यन मिस्टिक आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए एकदम सही सप्लीमेंट था। किसी को भी एक सर्वेंट डिसाइपल के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, और उसे उनकी कल्टीवेशन में सुधार करने के लिए एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। प्योर यांग एनर्जी से भरपूर होने के बावजूद उसका बार बार शोषण किया गया। सेक्ट की यंग मिस उसे अपना पति कहती रही और सवाल करती रही कि वह अभी तक उचित स्थिति में क्यों नहीं आया। अब और सहने में असमर्थ शियाओमू की लाइफ फाइनर्स पतन के कगार पर पहुंच गई। उसने खून की उल्टियां की, जिसे महिला ने पोंछ दिया, क्योंकि उसने कमजोरी से व्यक्त किया कि वह अभी मरना नहीं चाहता। उसने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उससे कहा कि उसके हाथों मरना एक सम्मान है जिसे उसे संजोना चाहिए। फिर उसने एक छोटी बोतल निकाली और उसे सूचित किया कि इसमें सॉलिडिफाइंग यांग पिल है। उसने उसे अपनी प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिमुलेट करने के लिए इसकी औषधीय शक्ति को पूरी तरह से रिफाइन करने का निर्देश दिया, ये समझाते हुए कि उसकी 9 यन मिस्टिक आर्ट एक ब्रेक थ्रू के कगार पर थी और उसे प्योर यंग एनर्जी के उस छोटे से हिस्से के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने उसका मुंह जबरदस्ती खोला और दवा अंदर डाल दी। जैसे ही यह घुली, शियाओ ने अपने शरीर में एक तीव्र दर्द महसूस किया। उसने उससे कहा कि यदि वह उसे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है तो उसे अपना काम पूरा समझना चाहिए। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे अपने पति के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का आदेश दिया। जैसे जैसे दर्द तेज हुआ, उसने सोचा कि क्या दुनिया को वास्तव में कभी देखे बिना वह वास्तव में उसके जैसी लोमड़ी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भी लीं कि उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा, अपने दिल में यह घोषणा करते हुए कि वह खुद को इस भाग्य के हवाले नहीं करेगा और वह कभी हार नहीं मानेगा। उस समय उसके मन में एक अचानक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, जिसमें घोषणा की गई कि जीवित रहने की एक अत्यंत मजबूत इच्छा का पता चला है और रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक जागृत हो गया है। सिस्टम ने होस्ट को सिस्टम स्फीयर को बाइंड करने का निर्देश दिया। शियाओमू दंग रह गया, यह सोचकर कि अंततः प्रकट होने से पहले पूरा 1 साल बीत गया था। सिस्टम ने समझाया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो देंगे उन्हें बदले में प्राप्त होगा, और होस्ट द्वारा देने का कोई भी कार्य इनाम के 10,000 गुना तक रिटर्न ट्रिगर कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ बदलने का उसका मौका था। क्योंकि सिस्टम इतनी देर से जागा था, इसलिए उसने उसे मुआवजा जारी किया, यह गारंटी देते हुए कि पहला रिटर्न 10,000 गुना इनाम था। इस बीच उसकी सीनियर सिस्टर हंसी यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि हालांकि उसका मुंह मना कर रहा था, उसका शरीर काफी ईमानदार था। शियाओ मुंह मन ही मन मुस्कुराया और एक सर्वेंट डिसाइपल के रूप में से के भीतर जीवित रहने के लिए अपनी गरिमा को त्यागने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि वह उसे संतुष्ट करेगा। जब उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे तो वह क्षण भर के लिए चौंक गई। उसने सोचा कि वे उसे बस जाने क्यों नहीं देंगे। फिर जल्दी से खुद को एक अधिक विनम्र स्थिति में समायोजित कर लिया। उसे पति बुलाते हुए उसकी सीनियर सिस्टर ने उससे कहा कि उस पर थोड़ा नरम रहे। जैसे ही शिया मुंह ने कार्य करना शुरू किया, उसने सोचा कि स्वर्ग ने उसे एक मौका दिया है
वह इसे खुद पकड़ लेगा और अपने भाग्य पर नियंत्रण कर लेगा। उसने उससे कहा कि उस रात के लिए वह जगह केवल उसी की थी। मिशन चुपचाप जारी रहा जब तक कि सूरज नहीं निकल गया। उसका प्रकाश विला के बाहर नीली झील से परावर्तित होकर कमरे में फैल गया। तब तक शियाओ मुंह मुश्किल से जीवित था। उसका शरीर पूरी तरह से थक गया था, जैसे कि उसकी सारी ताकत उससे छीन ली गई हो। इसके विपरीत उसकी सीनियर सिस्टर दीप्तिमान और ऊर्जा से भरपूर दिखाई दी। उसने आलस्य से अंगड़ाई ली और उसकी ओर नीचे देखकर मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि हालांकि उसने केवल थोड़ी सी प्योर यंग पावर का योगदान दिया था, पिछली रात उसका प्रदर्शन बुरा नहीं था। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो उसके शरीर पर एक चोगा बन गया। जैसे ही वह दूर गई, उसने टिप्पणी की कि सॉलिडिफाइंग यंग पिल्स के बारे में यह दुख की बात है, और कहा कि अगर वह जीवित रहने में कामयाब रहा तो वह अधिक मनोरंजन के लिए उसे फिर से खोजने आएगी। उसके साथ उसने उसे एक लाश की तरह पीछे छोड़ दिया। उसके जाने के बाद शियाओ मुंग हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कई सिस्टम पैनल दिखाई दिए। उसका शरीर जबरदस्त शक्ति से भर गया। सिस्टम ने बताया कि 9-4 हेवनली फॉक्स द्वारा उसकी प्योर यंग पावर निकाल ली गई थी, जिसने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया था। इसने होस्ट को रेड यंग सेक्रेट बॉडी प्राप्त करने पर बधाई दी और की रिफाइनिंग की तीसरी लेयर में उसके ब्रेक थ्रू की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद चौथी लेयर आई। अंत में उसने की रिफाइनिंग की 10वीं लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया। सुनहरी लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया, रहस्यमय पैटर्न बनाते हुए, क्योंकि उसका क्षतिग्रस्त मांस जल गया और पूर्णता के साथ बहाल हो गया। शियाओ मुंह ने सोचा कि क्या वह जो देख रहा था वह एक सैक्रेड बॉडी की असली ताकत थी। प्रोटोगोनिस्ट ने अपने बालों को पीछे बांध लिया, क्योंकि रहस्यमय निशान धीरे धीरे गायब हो गए। उसने जल्दी ही महसूस किया कि यह स्पष्ट रूप से कार्य करने का समय नहीं था। सेंट युवान डेमन सेक्ट शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरा था, और एक बार उसका रहस्य उजागर होने के बाद उसका भाग्य संभवतः कल्टीवेशन फर्नेस के रूप में सेवा करने से भी बदतर होगा। अपने कपड़े पहनने के बाद उसने इस पल का फायदा उठाने का फैसला किया जब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ताकि जितनी जल्दी हो सके ताकत जमा की जा सके। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने सोचा कि स्पिरिट स्टोन्स कल्टीवेशन की नींव है। अपनी वर्तमान रेड यंग सेक्रेट बॉडी के साथ सीनियर सिस्टर से प्राइवेट टास्क लेने से उसे अधिक कमाई करने की अनुमति मिलनी चाहिए। फिर उसने इस विचार को खारिज कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह अब एक सिस्टम वाला व्यक्ति है और उसे बड़ा सोचने की जरूरत है। उनमें से अधिकांश सीनियर सिस्टर्स अमीर नहीं थीं, और एक बार में 3 या 4 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करना पहले से ही अच्छा माना जाता था। जैसे ही उसने सोचा कि क्या स्पिरिट स्टोन्स कमाने का कोई तेज तरीका है, कुछ अचानक उसका ध्यान खींचा। किनारे की ओर देखते हुए शियाओ ने हयान सेक्ट के एक बाहरी शिष्य वोंग चान को पास में कल्टीवेट करते हुए देखा। वह देखने के लिए बांट के ऊपर चढ़ गया, यह याद करते हुए कि जब उसने पहली बार सेक्ट में प्रवेश किया था तो वोंग चान ने उसे काफी दया दिखाई थी। उसने फैसला किया कि यह कुछ पुनर्भुगतान का समय था। उसने तर्क दिया कि यदि वह वोंग छान को 200 स्पिरिट स्टोन्स देता है जो उसने पिछले 1 साल में बचाए थे, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से एक बड़ा रिटर्न होगा। उस विचार के साथ उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और पत्थर वोंग चान के सिर पर फेंक दिए जब वह आदमी कल्टीवेट कर रहा था। चौंक कर वोंग चान ने ऊपर देखा और महसूस किया कि वे स्पिरिट स्टोन्स थे। वह खुशी में मुस्कुराया, यह विश्वास करते हुए कि उसके दिन रात के कड़वे कल्टीवेशन ने सेक्ट के भीतर किसी महान हस्ती को उसके अभ्यास में सहायता करने के लिए संसाधनों के साथ पुरस्कृत करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे ही शियाओ पीछे हटा, एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया जो उसे सूचित कर रहा था कि उसने 200 स्प्रेड स्टोन्स दिए हैं, जिसने 500 गुना रिटर्न ट्रिगर किया था। सिस्टम ने घोषणा की कि उसने 1 लाख स्प्रेड स्टोन्स प्राप्त किए हैं। शिया मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने बस इसी तरह 1 लाख स्प्रिट स्टोन्स कमाए हैं और पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। फिर उसने सोचा कि मात्र 1 लाख स्प्रिट स्टोन्स कुछ भी नहीं है। यदि वह 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर कर सकता है तो इसका परिणाम 2 मिलियन स्प्रिट स्टोन्स होगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में जिन लोगों ने उसे अपमानित किया है वे उसे 10,000 गुना, यहां तक कि 10 लाख गुना भुगतान करेंगे। उत्सुकतावश उसने सोचा कि क्या सिस्टम द्वारा पुरस्कृत स्प्रेड स्टोन्स को देने से एक और रिटर्न ट्रिगर होगा। उसने नए प्राप्त पत्थरों को बांध के ऊपर वोंग चांद की ओर फेंक दिया, जहां वे भारी बारिश की बूंदों की तरह गिरे। वोंग चांद दंग रह गया, यह सोचकर कि क्या उसका सामना किसी नेक उपकारी से हुआ है। वह अन्न देखे देने वाले की ओर चिल्लाया, वादा करते हुए कि वह कल्टीवेशन में अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा और अपने सीनियर को कभी निराश नहीं करेगा। बाट के दूसरी ओर शियाओमू ने महसूस किया कि सिस्टम की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसा कि अपेक्षित था,
वह उस तरह से सिस्टम का फायदा नहीं उठा सकता था। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, वह एक महिला की आवाज से चौंक गया जो उसे बुला रही थी। अपना सिर घुमाते हुए उसने लूची को पहचान लिया, जो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी कि वह वास्तव में अभी तक नहीं मरा था। शियाओ मू ने सिस्टर लू के सामने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने याद किया कि महिला कल्टीवेटर का नाम लुकी था, जो एक आउटर डिसाइपल थी, जो कि 9 होम मिस्टिक आर्ट्स को कल्टीवेट करती थी। जब वह पहली बार सेक्ट में शामिल हुआ था तो उसने उसकी अच्छी देखभाल की थी, लेकिन चीज जवान द्वारा उसे चेतावनी दिए जाने के बाद उसने उससे मिलने आना बंद कर दिया था। वर्तमान में उसने टिप्पणी की कि उसके कल्टीवेशन में काफी सुधार हुआ है और देखा कि सिस्टम का प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कल्पना से भी अधिक मजबूत था। उसने उत्तर दिया कि वह उसकी चापलूसी कर रही थी और कहा कि यह केवल भाग्य था। उसने उसके शब्दों को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तलवार बुला ली। उसने समझाया कि लोमड़ी अगले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू कर लेगी और एक बार जब वह जाग जाएगी तो वह संभवतः इसे कल्टीवेट भी करवाएंगे। उसकी बातों ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही उड़ने वाली तलवार फैली, लू की जल्दी से तलवार पर चढ़ गई और झाओ मुंह से कहा, आओ इस पर चढ़ो। झाओ मुंह डरते डरते तलवार पर चढ़ता है। जैसे ही तलवार स्काई में जाती है तो और भी डर के कारण और अपने आप को नीचे गिरने से बचने के लिए वो लुकी की कमर को पकड़ लेता है और उससे स्लो उड़ने को कहता है। झाओ मुंह जैसे ही उसकी कमर पकड़ता है वो शर्माने लगती है। वो ब्लश कर कहती है, मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा और तुम्हारी इतने ही महीनों में कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। तुम्हारी कल्टीवेशन को देखते हुए ये लगता है कि तुमने जरूर ही उस स्लटी फॉक्स चू जियोरन से कुछ बेनिफिट्स पाए हैं। उसकी ये बात सुन झाओ मुंह कहता है, सीनियर सिस्टर सिर्फ मुझसे लेती है, आखिर वो मुझे कैसे ही किसी तरह के बेनिफिट्स दे सकती है। लुकी उसे बताती है, डायमंड कल्टीवेटर कभी दयालु नहीं होते। अगर तुम उसके साथ चलते रहे तो देर सबेर तुम्हारी शुद्ध यांग ऊर्जा चूस ली जाएगी और तुम मर जाओगे। प्रतीक्षा करो, जब मैं कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू न कर लूं तब मैं उसे चैलेंज करूंगी, और अगर मैं जीत गई तो उसके बाद तुम मेरे साथ रह पाओगे। झाओ मुंह वापस से उसे चिपकते हुए कहता है, तो फिर मैं सीनियर सिस्टर लू की देखरेख पर निर्भर रहूंगा। उसे अपने इतने पास देख वो एम्बेरस होकर कहती है, तुम बहुत ज्यादा पास आ रहे हो। झाओ मन ही मन सोचता है, उसके साथ चलना से उसका क्या मतलब है? तुम लोग मुझे किस तरह का इंसान समझ रही हो? अब सीन बदलकर सेंट युआन डायमंड सैक्ट के इनर एरिया की ओर आता है। वे दोनों स्वॉर्ड के साथ उसी प्लेस पर आ जाते हैं। सिस्टर लू अपने रूम में आकर उसे बताती है, माई कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने ही वाली हूं। अगर तुम मुझे बिना कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर दो तो उसके रिवॉर्ड में तुम्हें वाइटैलिटी पिल दे सकती हूं। उसकी ये बात सुन जाओ हम्मम करता है। वो आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम यहीं पर बैठो, मैं बाथ लेने जा रही हूं। वो उसकी ये बात पर वो एक स्माइल देता है। सिस्टर लू अपने कपड़े उतारकर बाथ लेने के लिए तैयार होने लगती है और कुछ टाइम बाद वो बाथ टब में बैठ जाती है। वो गर्म पानी का मजा लेते हुए एक गहरी सांस लेती है और कहती है, उस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार मैं जरूर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगी। तभी पीछे से झाओ मुंह भी नहाने वाले कपड़े पहन आते हुए पूछता है, इस बार तुम क्या कर लोगी? अचानक से उसकी आवाज सुन सिस्टर लू हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है, आखिर तुम अचानक से अंदर क्यों आ गए? झाओ मुंह बाथ टब में आते हुए कहता है, टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, अगर मैं साथ होऊंगा तो तुम जल्दी वॉश हो जाओगी। वो सिस्टर लूले पीछे जाकर उसे रब करते हुए कहता है, तो चलो इसे शुरू करें। अपने इतने पास झाओ मुंह को देख सिस्टर लू ब्लश करने लगती है। झाओ मुंह उसे रब करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर लू की 9 यन मिस्टिक आर्ट सच में अमेजिंग है। और वही सीनियर सिस्टर लू भी कहती है, जूनियर ब्रदर का प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेजिंग है। कुछ टाइम बाद जाओ मुंह सीनियर सिस्टर लू को वॉश कर देता है। समझ गए ना कि उनके बीच क्या हुआ? अगर समझ नहीं आया तो भाई पोगो देखो। वो कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर सिस्टर लू, जो 9 यन मिस्टिक आर्ट कल्टीवेट करती है, वो इतनी औसम होगी। उसकी ये बात सुन सिस्टर लू काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, इतना पर्याप्त है, तुम्हें ज्यादा जोर से बताने की जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर झाओ मुंह का मुंह गुलाब की पंखुड़ी के बंद कर देती है। फिर वो मायूस होकर बताती है, मैं अगले महीने शादी करने वाली हूं। उसका नाम लॉन्ग टियानशियांग है, तुम जरूर ही उसे जानते होगे। झाओ मुंह उसका नाम सुन हैरानी से उसका नाम लेता है। फिर वो उसके बारे में बताता है, उसने 30 साल की उम्र से पहले ही नेसेंट सोल रियलम में अपना कदम रख लिया था और उसे 1000 साल में न मिलने वाला सुप्रीम जीनियस कहा जाता है, सेंट युआन डेमन सेक्ट का। उसके बारे में बताते हुए वो गुस्से में कहता है, इतना ही नहीं,
उसने खुद ही स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लिया। सबको पता है कि वह हेवन के चूजन वन पावर हाउस की सूची में भी है। अगर ऐसा बड़ा आदमी ये जान ले कि मैंने उसे ग्रीन हैट पहनाई है तो क्या होगा? ग्रीन टी मतलब उसकी होने वाली वाइफ उसे किसी दूसरे पर्सन के लिए धोखा दे रही है। वो यह सोच सोचकर काफी डरने लगता है। उसकी ये हालत को देख सिस्टर लू उसके पास आकर कहती है, निश्चिंत रहो। जब लोंग तियान शियांग ने एंशिएंट स्वॉर्ड मैनुअल अभ्यास किया था तो उसने अपनी ही मेरिडियंस को नुकसान पहुंचा लिया और वह नपुंसक बन गया। इसलिए जब तक मैं कुछ नहीं कहती, कोई बाहरी इस बात को नहीं जानेगा। उसकी ये बात सुन वो राहत की सांस लेता है। सिस्टर लू वापस से ब्लश करते हुए कहती हैं, और वैसे भी अगर मुझे सच में तुम पसंद न होते तो क्या मैं अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें देती? उसकी ये बात सुन वो खुशी से सीनियर सिस्टर कहता है और वो वापस से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनकी किस लगभग 1 से 2 मिनट तक चलती है। फिर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं और बात तब से बाहर आकर बेड की ओर चले जाते हैं। जाओ मुंह उसे अपने हाथों से पकड़ कहता है, सीनियर सिस्टर लू अब ब्रेक थ्रू के एकदम नजदीक है, तो चलो साथ में कड़ी मेहनत करते हैं। सीनियर सिस्टर उसकी इस बात पर उसे इडियट कहती है। अब हमारा सीन बदलकर सीधे सुबह की ओर आता है। सुबह का सीन काफी अच्छा दिख रहा होता है और वही सीनियर सिस्टर के रूम में वो अभी भी सो रही होती है और वही बगल में झाऊ मुंह खुशी से अपने सिस्टम की आवाज को सुन कहता है, लगता है मेरा गिफ्ट आने वाला है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपनी सारी यांग पावर गवा दी है, इससे तुम्हें इसके बदले 800 गुना रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। इसी के साथ उसकी बॉडी में यांग एनर्जी इंक्रीज होने लगती है और उसके बॉडी पर गोल्डन ग्लो दिखने लगता है। यांग एनर्जी इंक्रीज होने के साथ जाओ मू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके लिए सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। वो अपनी इस प्रोग्रेस को देख सोचता है, इतने कम समय में ही मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम की सीमा पार कर चुका हूं। इस रफ्तार से अगर लोंग तियान शियांग और लोंग परिवार से भी सामना हो जाए तो भी मुझे जरा सा डर नहीं लगेगा। वो सिस्टर लू की कर्वी बॉडी को देख कहता है, बिल्कुल सही। फिर वो उसके पास जाकर उससे कहता है, ओह सीनियर सिस्टर उठिए, मेरा इनाम कहाँ है? वो सोते हुए एक बॉटल देते हुए कहती है, तुम सच में हद से ज्यादा कमाल हो। मैं अब और नहीं टिक पा रही, मुझे थोड़ी देर सोना होगा। उस पिल की बॉटल को लेकर वो खुश हो जाता है और बॉटल को खोलते हुए कहता है, ये तो 10 वाइटैलिटी पिल्स हैं। सीनियर सिस्टर लू वाकई बहुत उदार हैं। उस पिल्स को देखकर वो एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। फिर वो पिल्स सीनियर सिस्टर लू की ओर बढ़ते हुए सोचता है, जब पिल्स देनी ही है तो दूर दूर क्यों ढूंढूं जब टारगेट यही मौजूद है। ये कहकर वो एक पिल सिस्टर लू को खिला देता है। जैसे ही वो पिल खिलाता है वैसे ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने 1 सेकेंड लेवल की वाइटैलिटी पिल दी है, इसके बदले में तुम्हें 30 गुना रिवॉर्ड के रूप में एक 3rd ग्रेड की पिल दी जाती है। उस 3rd ग्रेड की पिल को देख वो कहता है, सिर्फ 30 गुना, ये तो कुछ खास नहीं है। वो बाकी पिल्स को देख कहता है, अब भी 9 मौके बाकी हैं। मैं 10,000 गुना तो नहीं मांग रहा, लेकिन 1000 गुना तो मिल ही जाना चाहिए, है ना? वो ये कहकर उसे एक और पिल खिला देता है और वही सीनियर सिस्टर लू सोते सोते मजे में उस पिल को खा जाती है। जैसे ही वो खाती है तुरंत सिस्टम से डिंग की आवाज आती है, दूसरे दर्जे की वाइटैलिटी पिल दी गई। इसके बदले 3000 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ। इसी के साथ उसे एक ग्रीन ऑरा से लिपटी हुई एक पिल प्राप्त होती है। वो पिल 7th ग्रेड की मैरो क्लींजिंग पिल होती है। उसे समझ आ गया कि उसके हाथ जो चीज आई है वह मैरो क्लेंजिंग पिल है, जो बेहद कीमती खजाना मानी जाती है। ओरिजिन नर्चरिंग पिल की तरह इसमें भी फाउंडेशन को मजबूत करने और वाइटलिटी बढ़ाने की ताकत थी, लेकिन ये फायदे तो बस ऊपर ऊपर के थे। इसकी असली कीमत कल्टीवेटर की रूट बोन एप्टीट्यूड को बेहतर बनाने में थी। वो प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ था और आम लोगों के बीच उसकी काबिलियत काफी बेहतरीन मानी जाती थी, लेकिन सेक्ट के चुने हुए जीनियस के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अगर उसे ऊंचाई तक जाना था और आगे तक चलना था तो उसे अपनी रूट बोन की ऊपरी सीमा बढ़ानी ही थी। बिना एक पल सोचे उसने वह पिल निगल ली। अगले ही पल उसके चारों ओर भड़कती हुई फ्लेम ओरा फैल गई, क्योंकि मेडिसिनल ताकत उसके शरीर के अंदर फूट पड़ी थी। वह तुरंत रिफाइनिंग में लग गया और कल्टीवेशन स्टांस में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से सुनहरी ओरा बाहर निकलने लगी, जो उसके साथ तालमेल में गूंज रही थी। कुछ समय बाद वह लेडी जागी और भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे उसके आसपास से भयानक बदबू आने लगी थी। उसने कहा कि उससे बहुत खराब बदबू आ रही है और तुरंत नहाने जाने को कहा। उसने खुद को सूंघा।
समझ गया कि सच में बदबू सहन से बाहर है और वह मान गया। बाथ हाउस में शांति से नहाते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर एनर्जी से भरा हुआ है और उसके अंदर एक ताकतवर गूंज फैल रही है। उसके चेहरे पर गहरा भाव आ गया क्योंकि वह चुपचाप अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर ने तुरंत पहचान लिया कि वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। वह सोचने लगी कि क्या ओरिजिन नर्चरिंग पिल सच में इतना बड़ा असर कर सकती है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके शरीर को छुआ और तुरंत समझ गई कि इतनी शुद्धता आम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से नहीं आ सकती। उसने पूछा कि क्या उसने कोई और पिल ली है। वो चौंक गया और उसका दिल कस गया। अगर सीनियर सिस्टर को पता चल गया कि उसने मैरो क्लेंजिंग पिल हासिल की है तो समझाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने जल्दी से उसके पीछे दरवाजा बंद किया और कहा कि इसका उनके ड्यूअल कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीनियर सिस्टर लू शायद अपना कोर्स सही से कंडेंस नहीं कर पाई थी और यह बात उसे साफ हैरान कर रही थी। फिर वह उसके और करीब आया और बोला कि जरूर जूनियर बुद्धा ने पूरी मेहनत नहीं की होगी। ठंडी नजर के साथ उसने कहा कि वह एक बार फिर सीनियर सिस्टर की मदद करेगा और यह फ्री ऑफ चार्ज होगा। वह हकलाने लगी, उसे पागल कहते हुए पूछने लगी कि क्या उसे अपनी जान की कोई कदर नहीं रही। उसने बिना रुके जवाब दिया कि यह सब उसके फायदे के लिए भी है ताकि वह जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। बहुत लंबे समय बाद सीनियर सिस्टर बिस्तर पर बेहोश और निश्चल पाई गई क्योंकि वह ट्रेनिंग की तीव्रता सहन नहीं कर पाई थी। तब तक वह पूरी तरह कपड़े पहन चुका था। उसने कहा कि वह आराम से ब्रेक थ्रू करे और खुद पहले निकल रहा है। उसी पल्स सिस्टम ने बताया कि उसने प्योर यंग एनर्जी प्लंडर कर ली है जिससे 10 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ और उसकी रेड यंग एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। इस बूस्ट के साथ वह कई स्टेजेस और बाउंड्रीज को पार कर सका। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रन की ताकत देखकर वह हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर काफी हल्का लग रहा था और उसके होठों पर हल्का स्माइल आ गया। जब उसने सोचा कि जैसे ही उसे फ्लाइंग स्वर्ड मिलेगी वह आसमान में उड़ते हुए चारों समुद्रों में घूम सकेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद दृश्य आउटर सिटी मार्केट में बदल गया, जहां कल्टीवेटर्स की भीड़ हर तरह का सामान खरीदने बेचने में लगी थी। बाजार के अंदर एक आदमी छोटा सा बॉक्स खरीदता दिखाई देता है और दुकानदार फेलोडोविस्ट को धन्यवाद कहता है। वह आदमी वही था। उसने बॉक्स खोला और अंदर झांका। अंदर एक स्टार गाइडेड स्लेयर थी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिटियोरिक आयन से बनी हुई थी। स्वर्ड के शरीर पर स्टार वॉटेक्स रे खुदा हुआ था जिससे वह तारों की ताकत सोख सकती थी और फ्लाइंग स्वर्ड की लिथैलिटी को बहुत बढ़ा देती थी। उसने ब्लेड वापस बॉक्स में रख दी। जो बात उसे अजीब लगी वह थी उसकी कीमत। एक ही फ्लाइंग स्वॉर्ड की कीमत 300 स्पिरिट स्टोन्स थी और वह सोचने लगा कि भविष्य में वह कितनी बार ऐसी चीज यूं ही दे पाएगा। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी जो उसे प्रीटी बॉय कहकर उकसा रही थी। उसने तुरंत उस तरफ देखा और कई बड़े डीमन जैसे लोग खड़े दिखाई दिए जिनके सिर पर भारी सींग थे। उसने उनके लीडर को तुरंत पहचान लिया। वह नोटी थी। उसे याद आया कि नीटीआई एक ऑल्टर डिसाइपल था और फॉक्स डीमन का सबसे वफादार समर्थक था। पहले भी नहीं कई बार उससे झगड़ा करने आया था, लेकिन हर बार सीनियर सिस्टर जियोरान ने उसका यह मामला रोक दिया था। नोटी एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर था जिसमें ऑक्सक्स डीमन ब्लड लाइन विरासत में मिली थी। उसकी ताकत उसी रेलम के इंसानों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए यह उसकी मौजूदा शक्ति परखने के लिए सही अपोनेंट था। एनवाई ने उस पर दहाड़ मारी, लेकिन वह बस हल्का स्माइल करके रह गया। न्यूटी ने उससे पूछा कि क्या यह सच है कि वह अपनी सीनियर सिस्टर से मिलने गया था। उसने एनवाईयूटी की कलाई को कुचलने वाली पकड़ से थाम लिया और शांति से पूछा कि आखिर सच क्या माना जा रहा है। इससे ऑक्सक्स डीमन और भड़क गया। न्यूथ ने उसकी तरफ घूंसा मारा और उसे मरने को कहा, लेकिन हमला उसी पल रुक गया जब उनके बीच एक सुनहरी दीवार बन गई। उसने माफी भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह अभी अपनी जान बचाए रखना चाहता है क्योंकि उसके पास अभी सीनियर सिस्टर के साथ बहुत एंजॉयमेंट बाकी है। नटनी यह देखकर सन रह गया कि वह भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में पहुंच चुका है, लेकिन यह बात उसे शांत करने के बजाय और गुस्से से भर गई। न्यूटी ने तिरस्कार से कहा कि सिर्फ ब्रेक थ्रू कर लेना उसे लॉर्ड न्यू के बराबर कहलाने लायक नहीं बनाता। अगले ही पल एनआईयूटी ने चारों दिशाओं से घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और दहाड़ते हुए बोला कि यही लॉर्ड एनआईयू की असली ताकत है। लेकिन चाहे कितने भी हमले हों या जितने भी भयानक बन जाएं, वह सबको आसानी से संभाल रहा था। उसने यहां तक कह दिया कि न्यूड की ताकत सच में जबरदस्त है, बस उसकी रफ्तार बहुत कम है। एनआईयूटी ये बात मानने को तैयार नहीं था। तभी उसे समझ आया कि रेड यंग सीक्रेट बॉडी असल में कितनी खास होती है।
वह अभी अभी ही ब्रेक थ्रू हुआ था, फिर भी न्यूट को आराम से संभाल पा रहा था। न्यूट आउटर सेक्ट के टॉप 100 में था, फिर भी वह ऑक्स डीमन के हमलों को यूं ही टाल रहा था, जिससे नियत पूरी तरह हैरान रह गया। जैसे ही वह हमला करने की मुद्रा में आया, उसकी मुट्ठी के चारों ओर चमकदार सुनहरी औरा फूट पड़ी। एक ही घूंसे में उसने एनायुट के चेहरे पर वार कर दिया। वार पड़ते ही उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसके डीमन अनुयायी घबराकर आगे बढ़े और उसे उठाते हुए चिल्लाने लगे। कई लोग सोचने लगे कि वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। उनमें से एक ने उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया कि उसने बॉस एनयू को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, और पूछा कि क्या उसे एनयू फैमिली का रुतबा पता है। उसने शांति से कहा कि इस बात ने उसे कुछ याद दिला दिया। हाथ को यूं ही लहराते हुए उसने अपनी फ्लाइंग स्वर्ड बुला ली और उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। स्वर्ड हवा में पूरी रफ्तार से चली और डीमन के सिर से कुछ मीटर पहले रुककर दीवार में जोर से जा धंसी। डीमन तुरंत डर से कांप उठा, फिर वह मुड़कर जाने लगा। एक डीमन ने दीवार से स्वर्ड निकाली और पूछा कि इसका मतलब क्या है। बिना रुके उसने ठंडे स्वर में कहा कि यह फ्लाइंग स्वॉर्ड 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की है और वे इसे अपनी मेडिकल फीस समझ लें। उसने यह भी जोड़ दिया कि अगर और चाहिए तो बेझिझक उसे ढूंढ सकते हैं। कुछ ही कदम चला था कि सिस्टम ने बताया उसने सेकंड ग्रेड फ्लाइंग स्वर्ड दे दी है, जिससे 1000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। इसके बदले उसे 5th ग्रेड फ्लाइंग स्वर्ड मिली, जिसे हेवनली स्टार हंटर कहा जाता है। लेकिन उसे सिर्फ 5th ग्रेड फ्लाइंग स्वर्ड मिलने से कोई खास खुशी नहीं हुई। जैसे ही वह रुका, पीछे खड़े दोनों डीमंस को समझ आ गया कि यह उनका आखिरी मौका है। वे दोनों एक साथ हथियार उठाकर उसकी तरफ झपट्टे और किलिंग इंटेंट से भर गए। वह बस हल्का स्माइल कर दिया। अचानक वह पलटा, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब उसे निर्दयी होने का दोष ना दे। इससे पहले कि वे एक भी वार कर पाते, दोनों ढेर हो गए। उनके हथियार हाथों से छूट गए और वे दर्द से चिल्लाने लगे कि उन पर हमला किसने किया। उसने शांति से उनकी तरफ देखा। तभी पास से एक तेज और सख्त औरत की आवाज गूंजी, जिसमें कहा गया कि उनमें अभी भी झगड़ा शुरू करने की हिम्मत है और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है। साफ है कि उन्होंने ही पहले छुपकर हमला करने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में उस आवाज की मालकिन सामने आई। उसका नाम था मोजीलिंग।